नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट। क्या इससे रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े थे, ऐसा ही कुछ? क्या पढ़े थे? यूटिलिटी पढ़े थे, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और एवरेज यूटिलिटी। यहाँ पे पढ़ेंगे टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट। इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ेंगे टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। उसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ेंगे टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू। उसके बाद वाले चैप्टर में और है नहीं, इतना ही, बस इतना ही है। हाँ सही बात है। देखा, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट बुक बनाने वाला भी सोच रहा होगा कि क्या इन लोग को अलग अलग पढ़ाऊं बार बार हर चैप्टर। स्पेशली मयंक को तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। देखो, तीन तीन पॉइंट है, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट। अच्छा, टोटल प्रोडक्ट क्या होता है बताओ, तुम ही लोग बता दो। टोटल यूटिलिटी जो होता है वही होता है टोटल प्रोडक्ट। क्या होता है बताओ? समेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? पी एन माइनस, फॉर्मूला ये डायरेक्टली। हाँ, टोटल प्रोडक्ट एन माइनस टोटल प्रोडक्ट एन माइनस वन। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे तो मेरे को डेफिनेशन मिला ही नहीं। तो मैं मार्जिनल प्रोडक्ट को टोटल प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बता दिए, टोटल को मार्जिनल के अकॉर्डिंग बता दिए। तो डेफिनेशन बताओ क्या होता है मार्जिनल प्रोडक्ट और क्या होता है टोटल प्रोडक्ट। क्या होता है टोटल प्रोडक्ट, हिंदी में बता दो चलेगा। उसको बोलेंगे टोटल प्रोडक्ट। अच्छा, मार्जिनल किसको बोलेंगे? मार्जिनल किसको बोलेंगे? अच्छा, मार्जिनल यूटिलिटी किसको बोलते थे वो बता दो। एक्स्ट्रा यूटिलिटी derived by consuming one extra unit of the commodity। एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ द कॉमोडिटी को कंज्यूम करने से हमको जितना एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिलता था उसको हम बोलते थे मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट किसको बोलेंगे? एक एक्स्ट्रा वेरिएबल फैक्टर को लगाने से जितना एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होगा उसको बोलेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट। चाहे वो वेरिएबल फैक्टर लेबर हो, चाहे वो वेरिएबल फैक्टर रॉ मटेरियल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो या कुछ और हो। ठीक है। कोई भी वेरिएबल फैक्टर, शॉर्ट रन में हम वेरिएबल फैक्टर को चेंज करते हैं बार बार, तो वेरिएबल फैक्टर धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। पहले मान लो लेबर 2 थे तो प्रोडक्शन कितना हो रहा था? कितना था? 30 था ना, 30 था। जब लेबर 3 हो गए तो प्रोडक्शन कितना हुआ? 60। तो एक एक्स्ट्रा लेबर को लगाने की वजह से हमारा एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कितने का हुआ? 30 यूनिट्स का। तो यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा? 30। ठीक है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट तो समझ में आ गया कि एक्स्ट्रा लेबर को लगाने से, एक्स्ट्रा वेरिएबल फैक्टर को इंट्रोड्यूस करने से जितना एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होगा उसको हम बोलेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट। अब टोटल प्रोडक्ट क्या होगा? टोटल 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 जितना बनाए होंगे कौन? हाँ, टोटल प्रोडक्शन वही पूछ रहा हूँ क्या होगा। टोटल 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 क्वांटिटी। टोटल कंपनी जितना, इसको बोलेंगे हम लोग सम टोटल ऑफ ऑल मार्जिनल, सम टोटल ऑफ ऑल मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट का डेफिनेशन समझ में आ गया। सम टोटल ऑफ ऑल मार्जिनल प्रोडक्ट, या फिर हम बोल सकते हैं कि टोटल जितना लेबर है सब मिल के जितना प्रोडक्शन किए उसको हम बोलेंगे टोटल प्रोडक्ट। ठीक है। अच्छा, एवरेज प्रोडक्ट किसको बोलेंगे? एवरेज, टोटल प्रोडक्ट बाय वेरिएबल फैक्टर, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय फैक्टर। मान लो हम लोग 3 लेबर मिलके 60 यूनिट बना रहे हैं तो एवरेज प्रोडक्ट क्या होगा? 60 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 20। तो ये हो गया हमारा एवरेज। ठीक है। तो 3 प्रकार का प्रोडक्ट है, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट। एग्जैक्टली सेम है टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और एवरेज यूटिलिटी के साथ। ठीक है, जो हम लोग टर्म 1 के सिलेबस में कहीं पे शायद एक बार पढ़े थे, है ना? नहीं नहीं, कहाँ पढ़े थे, छोड़ दिए थे, हम छोड़ दिए थे।
चलो, हाँ इनका एग्जाम नहीं हुआ है ना अभी तक, मस्त स्कूल, मस्त आराम से चिल कर रहा है, चिल कर रहा है। वो सोच रहा है टर्म टू क्या ही है, मतलब एक चैप्टर दे देंगे एग्जाम में, जनवरी फरवरी में करवा देंगे, खत्म हो विकास, और क्या। इनका तो क्वेश्चन ही दे दिए हैं, सैंपल पेपर 2 ठो दे दिए, उसमें से एक सैंपल पेपर देंगे। ग्रेट। और कोई टॉप 10 वन में नहीं आया है, और ना कभी आ पाएगा। हरकतें ऐसे रहेगी तो कभी नहीं आ पाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक। टोटल प्रोडक्ट अच्छा आया तो बढ़िया है, बहुत अच्छा। ठीक है, चलो। टोटल प्रोडक्ट, total product refers to total quantity of goods produced by a firm during a given period of time with given number of inputs. For example, if 10 labor produce 60 kg of rice, then the total product is 60 kg. 10 लोग मिलके 60 kg बना रहे हैं, तो टोटल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 60 kg. टोटल प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, टीपीपी, और टोटल रिटर्न और टोटल आउटपुट। यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर समझ में नहीं आया, सौम्य रंजन करो। यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, कौन सा यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर? कौन सा यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर समझ में नहीं आया? अच्छा अच्छा, फॉर्मूला के नीचे जो डिनोमिनेटर में था एवरेज प्रोडक्ट के, है ना? देखो, एवरेज प्रोडक्ट, अच्छा हमारे एग्जांपल में चलते हैं ना, वहां पे मस्त समझ में आएगा। चलो एवरेज यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट निकालते हैं। एवरेज प्रोडक्ट क्या होगा? एवरेज प्रोडक्ट टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ। अब ये यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर क्या होता है? हम जो वेरिएबल फैक्टर लगा रहे हैं उसका कितना यूनिट लगा रहे हैं। जैसे हमारे एग्जांपल में लेबर क्या था? वेरिएबल फैक्टर था। इनिशियली 1 यूनिट एम्प्लॉय किए थे, टोटल प्रोडक्ट कितना आया था? 10। एवरेज प्रोडक्ट कितना होगा? 10 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल। नेक्स्ट में 2 वेरिएबल फैक्टर का यूनिट को एम्प्लॉय किए, मतलब 2 लेबर को एम्प्लॉय किए, टोटल प्रोडक्ट कितना आया? 30। तो 30 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू, उसके बाद 60 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 20, 100 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 25। बाकी तुम्हारा होमवर्क, ठीक है सौम्य। चलो नेक्स्ट, टोटल प्रोडक्ट हो गया। एवरेज प्रोडक्ट, वही एवरेज प्रोडक्ट यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। देखो सेम फॉर्मूला अभी जस्ट जो कि एवरेज प्रोडक्ट रेफर्स टू आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। फॉर एग्जांपल, इफ टोटल प्रोडक्ट इज 60 kg ऑफ राइस प्रोड्यूस्ड बाय 10 लेबर्स वेरिएबल इनपुट, देन एवरेज प्रोडक्ट विल बी, इसको डिवाइड कर देना, प्लस का सिंबल को डिवाइड कर देना, ठीक है। 60 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 6 kg, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग टोटल प्रोडक्ट बाय यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। अगर नीट पढ़ रहा है तो फॉर्मूला पढ़ लेना, वरना एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला का कोई हमको नीट कभी पड़ेगा ही नहीं, कॉमन सेंस वाला बात है, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ एवरेज प्रोडक्ट विल बी टोटल प्रोडक्ट इक्वल्स टू एवरेज प्रोडक्ट इनटू यूनिट ऑफ, ठीक है। चलें आगे। अच्छा, इसका घर का नाम दो तो देख लो, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट और एवरेज रिटर्न, ठीक है। नेक्स्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। पॉइंट नंबर 3 है मार्जिनल प्रोडक्ट। Marginal product refers to addition to total product when one more unit of variable factor is, जैसे हमारे एग्जांपल में जब हम एक लेबर को लगाए थे तो प्रोडक्शन कितना था? 10। 2 को लगाए तो प्रोडक्शन कितना? 30। 3 को लगाए तो प्रोडक्शन कितना? अब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? जैसे जैसे हम एक एक यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते जाएंगे, जैसे 1 से 2 में गए, 1 यूनिट से इंक्रीज हुआ, 2 से 3 में गए, फिर से 1 यूनिट से इंक्रीज हुआ। जब फर्स्ट 1 से 2 में गए थे तो प्रोडक्शन कितने से इंक्रीज हुआ था? 20 से। फिर यहाँ से यहाँ गए तो प्रोडक्शन कितने से इंक्रीज हुआ? 30 से। तो यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा? 20। यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट 30। जैसे जैसे एक एक यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज होते जाएगा, उनके वजह से
इस एक यूनिट के वजह से जो आउटपुट में इंक्रीज आया उस इंक्रीमेंट को बोलेंगे हम लोग मार्जिनल। ठीक है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ n यूनिट्स इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट ऑफ n यूनिट माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ n माइनस 1 यूनिट। अब सेम एग्जांपल में करके देखते हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ थर्ड यूनिट, हम लोग थर्ड यूनिट करें। ठीक है, थर्ड यूनिट इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट ऑफ थर्ड यूनिट माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ 3 माइनस 1 मतलब सेकेंड यूनिट। तो क्या क्या थर्ड यूनिट का टोटल प्रोडक्ट बताओ, 60 माइनस 30 इक्वल्स टू, तो यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट क्या आ गया, क्लियर है। चलें आगे, एक और फॉर्मूला, इसका क्या फॉर्मूला था बताओ, एक और फॉर्मूला बताओ। यूटिलिटी के टाइम में पढ़े थे मार्जिनल प्रोडक्ट में दो फॉर्मूला, एक तो टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1 पहला फॉर्मूला, और एक फॉर्मूला था डिवाइड करने वाला बाय 2, कोई बाय 2 नहीं, डेल्टा, डेल्टा लगता था उसमें, डेल्टा, डेल्टा टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा क्वांटिटी, ये था यूटिलिटी के केस में। ठीक है, हमारे केस में क्या होगा, डेल्टा टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डेल्टा यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, नीचे वन मोर वे टू कैलकुलेट मार्जिनल प्रोडक्ट। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, होमवर्क है सबको, छुट्टी है, आराम से होमवर्क करना। ठीक है, कल मेरा क्लास नहीं है ना तो छुट्टी है, और क्या, वन मोर वे टू कैलकुलेट मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, देखो मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल्स टू चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, तो डेल्टा टीपी डिवाइडेड बाय डेल्टा। ठीक है, हमारे एग्जांपल के हिसाब से करते हैं। हमारे एग्जांपल में क्या था, जब एक यूनिट था तो 10 था, 2 था तो, और 3 था तो। अच्छा, डेल्टा टोटल प्रोडक्ट का क्या मतलब है, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, हम लोग थर्ड यूनिट का निकाल। ठीक है, तो चेंज इन टोटल प्रोडक्ट कितना से हो रहा है, इसका चेंज कितना का है, 30 का, तो ऊपर आ गया डेल्टा टीपी इक्वल्स टू 30। अच्छा, चेंज इन यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर कितने से हो रहा है, 1 से, तो डेल्टा इन इक्वल 1, तो डिवाइड करेंगे 30 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, चलो ठीक है, अब लास्ट आखिरी टोटल प्रोडक्ट इज समेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। बचपन से करते आ रहे हो, कर करके शायद बोर भी लग गया होगा। अब टोटल प्रोडक्ट क्या है, समेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, जितना भी मार्जिनल प्रोडक्ट है सबका समेशन करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, टोटल प्रोडक्ट निकलेगा। क्लियर, टोटल प्रोडक्ट ऑफ n इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, डॉट डॉट डॉट। इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, टीपी इक्वल्स टू समेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्या तुम कल पढ़ लेना, ऐप में आ जाएगा आज, ऐप में आज आ जाएगा। तुम सोचो बुखार हो गया है। देखो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या था, अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए थे ओवरऑल कॉन्सेप्ट को। शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट क्या था, शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट एक बार चलते हैं ऊपर, कहाँ है, और ऊपर ही, ओवरऑल कॉन्सेप्ट शॉर्ट रन का जो था वही है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इनिशियली क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में यहाँ से अगर हम यहाँ तक देखें तो प्रोडक्शन क्या हो रहा है, राइज हो रहा है एट इंक्रीजिंग रेट। इंक्रीजिंग रेट का क्या मतलब होता है, बढ़ तो रहा है, स्पीड से बढ़ना को। इंक्रीजिंग रेट का क्या मतलब होता है, पहले 10 से राइज हुआ, फिर 20 से राइज हुआ, फिर 30 से, फिर 40 से, मतलब हर बार जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो पिछले इंक्रीमेंट से ज्यादा है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग इंक्रीजिंग रेट। देखो स्टार्टिंग में यहाँ 0 था, यहाँ भी 0 था, तो स्टार्टिंग में कितना से राइज हुआ, 10 से राइज हुआ, फिर 20 से राइज हुआ, फिर 30 से राइज हुआ, फिर 40 से राइज हुआ। ठीक है, तो इंक्रीजिंग रेट का मतलब ये है कि पिछली बार जितना से राइज हुआ था इस बार उससे भी ज्यादा तेजी से
राइज हुआ है, उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रेट। तो इंक्रीजिंग रेट से यहाँ तक हमारा राइज हो रहा है 1 से लेके 4 तक एट इंक्रीजिंग रेट। उसके बाद देखो इंक्रीज तो हुआ लेकिन एट डिक्रीजिंग रेट, मतलब रेट ऑफ इंक्रीमेंट जो था वो पिछली बार से कम था, इसीलिए उसको हम क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग। पिछली बार कितना से राइज हुआ था 40 से, अब कितना से हो रहा है, सिर्फ 10 से। तो ये इंक्रीज तो हुआ है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे हुआ है। तो यहाँ पे हमारा रेट ऑफ इंक्रीमेंट क्या है, एट, अच्छा यहाँ तक नहीं, इसके बाद भी तो है, यहाँ से यहाँ तक है ना, 15 भी तो आएगा ना, एट डिक्रीजिंग रेट, डिक्रीज, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ से यहाँ देखें, या फिर ये दोनों स्टेज सेम ही होता है, ये टोटल को देख लें तो ये क्या आता है, कांस्टेंट एंड मैक्सिमम। देखो मैक्सिमम है ये, क्या 115 और कभी भी हुआ था इसके पहले या इसके बाद, कभी भी नहीं हुआ। तो ये हाईएस्ट पॉइंट है, मतलब ये मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो गया, उसके बाद डिक्रीज, ठीक है, मतलब मैक्सिमम में पहुंचने के बाद वो अब रिड्यूस होना शुरू हो गया। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग रेट से राइज होगा, फिर डिक्रीजिंग रेट से राइज होगा, फिर मैक्सिमम होके कांस्टेंट होगा, लास्ट में जाके डिक्रीजिंग रेट से रिड्यूस होगा, ठीक है। आते हैं अब बुक में, लॉ ऑफ रिटर्न टू अ फैक्टर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। पहले नीचे आ जाओ डायग्राम में, यहाँ पे एक डायग्राम दिया होगा, ये रहा। देखो जो हम अभी पढ़े थे ना उसी का यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है, उसी टाइप का एक डायग्राम बनाया हुआ है। स्टार्टिंग में अगर तुम देखोगे तो जैसे जैसे लेबर इंक्रीज हुए यहाँ से यहाँ तक, हम जो एग्जांपल लिए थे सेम एग्जैक्टली एग्जांपल वो नहीं है, अलग एग्जांपल है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर वही। यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें, ये पॉइंट से ये पॉइंट, तो यहाँ पे जो रेट है वो क्या है, इंक्रीजिंग रेट, ठीक है, तेजी से राइज हो रहा है। उसके बाद अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें, मतलब ग्राफ को अगर यहाँ से शुरू करें और यहाँ तक देखें, तो राइज तो हो रहा है हर बार, लेकिन डिक्रीजिंग रेट से राइज हो रहा है। ये पॉइंट पे वो मैक्सिमम है और उसके बाद क्या हो रहा है, फिर रिड्यूस होना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये 4 स्टेजेस होता है, ये होता है फेज 1, ये होता है फेज 2 और ये होता है फेज 3। एक यहाँ पे स्पेशल पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका भी यूज आएगा आगे जाके, आएगा जब आएगा तब हम लोग उसको पढ़ेंगे। फेज 1 में क्या हो रहा है, फेज 1 में, अच्छा तुम बताओ प्रोड्यूसर को सबसे ज्यादा मजा कहाँ पे आए, एज अ बिजनेसमैन सोचना है, एज अ बिजनेसमैन उसको स्टार्टिंग में मजा आएगा, बीच में मजा आएगा या लास्ट में मजा आएगा। सबसे ज्यादा मजा कब आएगा उसको, स्टार्टिंग में आएगा, क्योंकि देख रहा है एक लेबर लेके आया, उसके वजह से प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ा, तो मजा तो उसको फर्स्ट में आ रहा है, यहां पे उसको मजा आ रहा है। अब बताओ मुझे, तो मजा आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा फर्स्ट फेज में, तुमको क्या लगता है प्रोडक्शन, एक प्रोड्यूसर को अपना प्रोडक्शन कहां पे स्टॉप कर देना चाहिए, कहां पे स्टॉप करना चाहिए और क्यों? मैक्सिमम पॉइंट तक जाना जरूरी है क्या, मैक्सिमम पॉइंट तक जाना जरूरी है? मैक्सिमम पॉइंट तक जाना मतलब ज्यादा प्रॉफिट होगा, गारंटी, जाना पड़ेगा, क्यों, मजबूरी है। हाँ, प्रोड्यूसर है, वो देख रहा है लेबर एक्स्ट्रा लाते जा रहा है, प्रोडक्शन डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है, लाना बंद कर देगा। बढ़ रहा है तो ला रहा है, वो स्टार्टिंग फेज 1 में तो वो स्टॉप करेगा ही नहीं, उसको तो मजा आ रहा है ना फेज 1 में। फेज 1 में उसको लग रहा है कि लेबर लाते जाओ, प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मस्त बिजनेस है, बढ़िया प्रॉफिट होगा, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे बाद में उसको पता चला कि ऐसा हमेशा नहीं होने वाला है, कि अब हम लेबर ला रहे हैं तो अब ऐसा नहीं हो रहा है, स्टार्टिंग में ऐसा होता था, अब ऐसा नहीं हो रहा है। तो जब अब ऐसा नहीं हो रहा है, उसको रियलाइज हो गया, तो वो स्टॉप करेगा ना, तो वो कहाँ पे स्टॉप करे,
और क्यों? और क्यों? क्यों? एज अ प्रोड्यूसर तुम बिजनेसमैन हो, तुम कहां पे स्टॉप करोगे? फेज 1 रिस्क नहीं माहिर, फेज 1 में कोई रिस्क नहीं है, जब डाउन में चला जाएगा उसके बाद। फेज 2 में स्टॉप करेगा, फेज 2 में कहां पे करेगा? फिफ्थ मतलब मैक्सिमम पहुंच के। चलो तुम्हारे हिसाब से मैक्सिमम पहुंच गए हम लोग, अब मैं तुमको बता रहा हूं मैक्सिमम तक मतलब लॉस होने के बाद। ठीक, मुझे मौका दो अब। देखो आते हैं इसी एग्जांपल में आते हैं, अभी सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एक बार में रीजन के साथ। अच्छा, ये जो प्रोडक्शन कर रहा था, ये जो प्रोडक्शन कर रहा था, एक यूनिट सेल करता था 100 रुपए, ठीक है, 100 यूनिट 100 रुपए सेल प्राइस था। अब तुम बोले मैक्सिमम में, सबसे पहले जो मैक्सिमम बोला था उसका जवाब आंसर दे रहा हूं, उसके क्वेश्चन उसका रिप्लाई का। मैक्सिमम में मतलब 115 में आके स्टॉप करेगा तुम्हारे हिसाब से। यहां से 5 से 6 में एक लेबर को बढ़ाया, लेबर लेता है एक दिन का 600 रुपए, प्रॉफिट कितना हुआ? एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना हो रहा है उसके वजह से? 500 रुपए। तो प्रोड्यूसर बेवकूफ है, 600 का लेबर लाके 500 का आउटपुट निकालेगा, तो स्टॉप करेगा या नहीं करेगा? पहले स्टॉप करेगा। अब कौन उसके पहले वाला कौन बोला था आंसर? फोर्थ, देखो 100, सिचुएशन चेंज। मान लो यहां से यहां देख रहे हैं, एक लेबर यहां से यहां नहीं, इसके ऊपर वाला था ना, 100 से 110 था, 100 से 110 लेबर कॉस्ट, आउटपुट, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, 10 10 इंटू, जरूरी है लेबर कॉस्ट हमेशा 600 रहेगा? नहीं भी हो सकता है। नहीं तो मुझे ये बताओ, सिर्फ सिर्फ इतना समझने का क्वेश्चन है, क्या हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि हमको कहाँ स्टॉप होना है? खाली इतने डेटा में हम डिसाइड कर सकते हैं? हम यहाँ पे डिसाइड नहीं कर सकते। हमको क्या देखना पड़ेगा? हमको इंक्रीमेंटल रेवेन्यू देखना पड़ेगा। अभी इंक्रीमेंटल रेवेन्यू क्या होता है? जब हम लोग एक्स्ट्रा लेबर को लगाए 4 से 5, चाहे चलो 4 से 5 तक भी नहीं गए हम लोग, हम यहीं पे 1 से 2 में गए मान लेते, ठीक है, यहाँ पे लेबर मान लो 5,000 रुपए लेते, सेकेंड लेबर का मान लेते हैं, सेकेंड लेबर का प्राइस है 5,000 रुपए वो लेता है, लेकिन आउटपुट हमारा सिर्फ अगर 2,000 का निकल, तो इंक्रीजिंग रिटर्न होने के बावजूद भी हम लोग क्या इसको करेंगे काम को? हम लोग ये काम को नहीं करेंगे। तो बेसिक यहाँ पे हमको ये देखना पड़ेगा, इंक्रीजिंग रिटर्न हो, डिक्रीजिंग रिटर्न हो, या फिर नेगेटिव रिटर्न हो। हमको चेक ये करना पड़ेगा कि जो एक्स्ट्रा कॉस्ट हम पे कर रहे हैं एक एक्स्ट्रा लेबर को लाने के वजह से, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट हम पे कर रहे हैं, एटलीस्ट वो एक्स्ट्रा कॉस्ट हमारा क्या होना चाहिए? यहाँ पे रिकवर होना चाहिए। अगर वो एक्स्ट्रा कॉस्ट ही हमारा रिकवर नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियस सा बात है कि हम लोग वो लेबर को तो एम्प्लॉय ऑब्वियसली नहीं करेंगे, ठीक है। तो जनरली अब क्या होता है, जनरली फेज नंबर 2 में आके ऐसा होता है कि एक्स्ट्रा कॉस्ट रिकवर होना बंद हो जाता है। इनिशियली इंक्रीजिंग रिटर्न होता है, तो इंक्रीजिंग रिटर्न के केस में हमें हमेशा एक्स्ट्रा कॉस्ट रिकवर हो जाता है। डिक्रीजिंग रिटर्न में तो ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि उतना तो बेवकूफ है नहीं कि रिटर्न कम होते जाएगा लेबर बढ़ाते जाएगा, वहां तक तो जाएंगे ही नहीं। तो जनरली क्या होता है, ये पॉइंट से ये पॉइंट के बीच में, अब वो किसी के लिए यहाँ होगा, कोई बिजनेस के लिए, कोई बिजनेस के लिए यहाँ होगा, कोई बिजनेस के लिए यहाँ होगा, या कोई बिजनेस के लिए मैक्सिमम पॉइंट भी हो सकता है। तो जनरली फेज नंबर 2 में आके ऐसा होता है कि जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है, जो लेबर का कॉस्ट है, मान लो एक एक्स्ट्रा लेबर को लाने का कॉस्ट है जो भी 1,000 रुपए 2,000 रुपए, एटलीस्ट वो एक्स्ट्रा लेबर का मार्जिनल प्रोडक्ट इतना एक्स्ट्रा हो कि ये कॉस्ट हमारा क्या हो? रिकवर हो। प्रॉफिट नहीं भी हो तो कम से कम उसको हम जितना पे कर रहे हैं उतना तो रिकवर हो। अगर उतना रिकवर होगा तो हम लोग डिसीजन लेंगे उसको लाना है या नहीं लाना है, लेकिन अगर उससे कम रिकवर होगा तो डिसीजन का कोई बात ही नहीं है, लाना ही नहीं है।
उससे ज्यादा रिकवर हो रहा है तो फिर तो लाना ही है, उसमें भी कोई डिसीजन लेने वाला बात नहीं है। तो अगर हमको डिसीजन लेना है इसको लाना है या नहीं लाना है, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट मतलब इंक्रीमेंटल कॉस्ट मस्ट बी इक्वल टू इंक्रीमेंटल, ठीक है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट किसके साथ इक्वल होना चाहिए, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू के साथ इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब बुक में मत खोजने बैठना, बुक में ये सब चीज नहीं लिखा हुआ है। ये सब चीज कहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा तुमको, जब हम लोग कॉस्ट चैप्टर जाएंगे तब वहां पे इंक्रीमेंटल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आएगा, उसके बाद रेवेन्यू चैप्टर जाएंगे तब इंक्रीमेंटल रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट आएगा। तो एक साथ दोनों को मिला के मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझाया हूँ सिर्फ, लेकिन जब जब हम जैसे जैसे कॉस्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो कॉस्ट का कॉन्सेप्ट वहां पे आएगा, जब हम रेवेन्यू चैप्टर पढ़ेंगे तो रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट वहां पे आएगा, ठीक है। क्लियर है, चलो बहुत हो गया आज के लिए अत्याचार, बाकी कल करेंगे, ठीक है, मतलब नेक्स्ट क्लास में। बड़ा हो गया एपिसोड, कहाँ बड़ा हुआ, 45 मिनट्स का तो क्लास हुआ है टोटल, 5 मिनट लेट से शुरू हुआ था, ठीक है। चल चलो ठीक है, बाय बाय, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।